नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का मुआयना सिर्फ आदादो शुमार की मदद से किया जा सकता है। और आदादो शुमार बगैर किसी तबसरे के ये बताते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी 1.5 करोड़ से तजावुज करती है और वहां पर कोरोना केसेस की तादाद 15.2% है, जबकि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और इसकी आबादी 1 करोड़ के लगभग है और यहां पर कोरोना केसेस कुल केसेस के 22% हैं। इसका मतलब यह है कि कोरोना से लड़ने में हुकूमत सिंध ने हुकूमत पंजाब से कहीं ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया है और इस बात को रिकॉग्नाइज करती हुई वफाकी हुकूमत हमें नजर नहीं आती। आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जब हैदराबाद कोटरी गए तो वहां एहसास प्रोग्राम में पैसे तकसीम करते हुए उन्होंने एक गरीब खातून को तंजिया तौर पर कहा 12,000 रुपए गिनने आते हैं। यानी इस तरह की बेहिसी का मुजाहिरा किया जाए जब हुक्मरानों की जानिब से, तो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर तनकीद होती है बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी तनकीद होती है। बावजूद इसके कि आज़ादी सहाफत में पाकिस्तान 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 145वें नंबर पर जा चुका है और वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात पर इसरार करते हैं कि जितनी आज़ादी सहाफत पाकिस्तान में है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। उसके अलावा आज एक बहुत बड़ा कारनामा पंजाब हुकूमत ने जो सरअंजाम दिया वो यह है, जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाया गया है। 41 वो बुनियादी जरूरियत की अशिया है जिनमें आटा, चीनी, दालें, सैनिटाइजर, मास्क शामिल है जिनकी जखीरा अंदोजी पर सजा मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, इस तरह होना चाहिए था, लेकिन दोबारा गौर कीजिए ये ऑर्डिनेंस आज लाया गया है। इससे पहले इस तरह की कोई कानून साजी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इससे पहले क्या इन तमाम चीजों की जखीरा अंदोजी की इजाजत थी? और अगर इजाजत नहीं थी तो उन जखीरा अंदोजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी और जिन जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार करने की बात की जाती थी उन पर किसी किस्म का कानून अप्लाई नहीं किया जा सकता था। इन्हीं तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। मुसर्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यह बताइएगा कि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और यहां केसेस की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इट्स नॉट अबाउट ओनली लाहौर। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे जितने भी नेबरिंग सिटीज हैं वहाँ से भी लोगों का आना जाना और यहाँ पे जो एक्टिविटी है, चूंकि हम सुबह टू सुबह बात कर रहे हैं, प्रोविंस टू प्रोविंस, तो 11 करोड़ का सूबा है और उसका इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें जो पूरी दुनिया के स्टैटिक्स हैं उस हिसाब से मैं ये तो नहीं कहती कि बड़ी आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अभी भी किसी हद तक हम इस सिचुएशन को मजीद कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम कुछ एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर लें। और वो एहतियाती तदाबीर आप लोगों को भी पता है, गवर्नमेंट भी उस पर बहुत ज्यादा अमल भी करवाने की कोशिश कर रही है और हम इसमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू और चैनल्स के थ्रू वी आर ट्राइंग कि लोगों को पता चल जाए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग अगर पूरी दुनिया की वो मुसर्रत, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए, लेकिन आप ये बताइएगा कि क्या भूखे लोगों पर किसी किस्म की कोई अपील असर करती है? नहीं, देखें, जहाँ तक अवैध अगर बात है, यही तो वजह है, हमारी जो लिमिटेशंस भी तो यही है ना, वरना तो कर्फ्यू लगाना है तो हमने तो एक ऑर्डर ही निकालना है ना। मैंने, सीएम साहब ने, इमरान खान साहब ने चौकों में खुद थोड़ा खड़े होना है कि हम अपनी मेहनत के डर से कह रहे हो कि ऐसा हम नहीं कर रहे। बेसिकली तो ये सारी फिक्रें, ये सारी ट्रेजिडीज हमारी जो स्ट्रिक्ट फैसला साजी है उसके आगे आड़े आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि आप 22 करोड़ का मुल्क है और 22 करोड़ में से अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ पहले ही थे और अब वाली जो सिचुएशन है जिसने एक
सफेद पोश को जो एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, उनका भी जब कारोबार बंद हुआ तो लोगों को ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बात को महसूस किया है कि हर चौक चौराहे पर हुक्मरान खुद नहीं खड़े हो सकते, लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं हो सकता, पुलिस वालों की शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिसे चाहते हैं रोकते हैं, 5,000 रुपए रिश्वत लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। मुझे मुसरत ये बताइएगा कि किस तरह पॉसिबल है कि एक जानिब आप अपनी इस लिमिटेशन का एतराफ करें कि लोगों को हम भूख से नहीं मार सकते, बिल्कुल ठीक बात है। अगर लोगों को भूख से नहीं मार सकते तो एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 144 अरब रुपए उनमें क्यों तकसीम किए गए? अगर उसके नतीजे में लोगों को हम घरों में नहीं बिठा सकते, वो 144 अरब भी गए और लॉकडाउन भी नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं, आई टोटली डिसएग्री विद यू। सबसे पहले तो ना आप हकायक पे अपनी चीजें सुने भी, और मेरी आपसे अपील है कि वो सामने भी रखें। हकायक आपके ये हैं कि अगर फर्ज करें कि अगर रिक्वायरमेंट 4 करोड़ लोगों की है, जो कि है, अब 4 करोड़ लोगों को हम एक किस्त में एक वक्त में नहीं फीड कर सकते, तो हमने 1 करोड़ 25 लाख खानदानों को तो दिया है ना, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी 2 करोड़ को एट स्टेक लगा दें। उसके लिए भी हम सेकंड फेज हमने कर दिया हुआ है, जो कि इंशाल्लाह इस वीक में ही पंजाब का एक जो कैश रिलीफ की ड्राइव है वो शुरू हो रही है, जिसमें हम लोगों को, चूंकि इस दफा रमजान बाजार नहीं लगा रहे, तो हम लोगों को कैश सब्सिडी देने जा रहे हैं। और अभी भी देखें, जो मेरा ये मानना है कि जो चीजें नहीं हुई उसमें अगर हमारी कमी कोताही है तो हमें जरूर क्रिटिसाइज करें, लेकिन अगर आपके इकोनॉमी की, आपके बजट की लिमिटेशन है, हमारे पास जो था हमने लगा दिया और आगे भी फर्दर हम लगा रहे हैं। हम तो फंड रेजिंग भी इसीलिए कर रहे हैं, जिसमें हम आपके चैनल के भी शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। लोगों से पैसे ले भी रहे हैं और मांग भी रहे हैं। जी देखें, बेसिकली मदीना की रियासत का यही कॉन्सेप्ट है। दुनिया की सबसे पहली जो टैक्स स्टेट बनी थी दैट वाज मदीना, कि वो लोग जो अफोर्ड करते हैं, जो उम्रा है उनसे लें और उन लोगों को लिए दें जो लोग, जो यानी कि ये तो जो हैव है वो हैव नॉट को हर मुआशरे में देखते हैं तो एक बैलेंस सोसाइटी बनती है। तो उसमें उसकी तरफ हम पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी कौम चैरिटी में हम पहले दुनिया के सफ़े अव्वल के मुमालिक में शामिल थे, और इस इतनी बड़ी ट्रेजेडी में तो तमाम पाकिस्तानियों ने जो मुल्क से बाहर भी बैठे, हालांकि वहां भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, और वजीर आजम इस चैरिटी को इकट्ठा करने के लिए मुसरत टेलीथॉन नशरियात भी करने जा रहे हैं कल। जी बिल्कुल, उसकी देखें बेसिकली तो हम ये चाह रहे हैं जिसमें हम अपने जितने भी मुखैर हजरात हैं, हम तमाम चैनल्स के जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये इसमें ये जितनी भी ट्रेजेडीज आती है ना, वैसे अगर हम इनको थोड़ा कैनवस बड़ा करके देखें तो ये जो कौमों की खूबसूरती है वो भी सामने नहीं। दुनिया के किसी मुल्क के वजीर आजम को आपने कोरोना वबा के बाद टेलीविजन पर बैठकर पैसे मांगते देखा? यही तो आपके प्राइम मिनिस्टर की आवाम इसीलिए शुक्रगुजार है, हमें, मुझे और आपको इसीलिए उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना गरीब मुल्क, और तमाम लोगों ने, वैसे इसमें हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली उन्हें मांगना नहीं पड़ा, और इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो खुल के सामने आई। यहाँ पे आम आदमी चैरिटी कर रहा है, जिन्होंने इस मुल्क से लूटा था, बनाया था, वो जो चंद ऊपर के अमीर खानदान है, उन्होंने एक फूटी कौड़ी, एक दमड़ी नहीं दी लोगों को। और अगर आप इंडिया की फैमिलीज की बात करो, अंबानी फैमिली, और किस किस का नाम लो, जिन्होंने अरब रुपए दिए, उसकी वजह यह कि उन्होंने उसी मुल्क से कमाया था। और उसकी एक वजह और भी बताई जाती है मुसरत के अनिल अंबानी को, मुसरत जमशेद चीमा, अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को, शाहरुख खान को, सचिन तेंदुलकर को, इन तमाम सेलिब्रिटीज को भारतीय हुकूमत पर एतमाद था कि उनके पैसे सही जगह पर खर्च होंगे, और जो पाकिस्तानी मुखैर हजरात हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत पर एतमाद नहीं करते हैं। जिस तरह आपने डैम फंड लिया और डैम नहीं बना, लोग आप लोगों की हुकूमत पर एतमाद नहीं करते हैं मुसरत। आई टोटली डिसएग्री अवैस। आप दुनिया के जो सबसे बड़े फंड रेजर हैं वो आज भी इमरान खान है। इमरान खान पे लोगों का एतमाद है, तो लोग, आम आदमी जो मेरे और आपके जैसा आदमी है ना, वो आज इमरान खान पे ट्रस्ट करके दे रहा है। लेकिन जिन्होंने इस मुल्क से लूटा, मैं नाम ले देती हूँ, जरदारी, शरीफ फैमिली और चंद और जो इनके हवारी थे, वो नहीं दे रहे, बाकी तो तमाम मुल्क दे रहा है। बाकी पूरी 22 करोड़ को आप 10 खानदानों के साथ, प्लीज डोंट कंपेयर, डोंट इंसल्ट आम पाकिस्तानी और एक अच्छे बिजनेस कम्युनिटी को। आप बिल्कुल, आप एप्टेमा को देखो, आप गौहर इजाज को देखो, वो लोग, आप आफरीदी को देखो, आप फैसल एदी को देखो, आप उन लोगों को देखो जो अपने, जिनके पास
जितने वसाइल थे उन्होंने अपने मुल्क की आवाम के लिए रख दिया। यही मौका होता है। पिछली हुकूमतें जो थी मुसर्रत, पिछली हुकूमतें जो थी वो ईदी फाउंडेशन को पैसे दिया करती थी। ये पहली हुकूमत है जो ईदी फाउंडेशन से भी पैसे ले रही है। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसपे ईदी फाउंडेशन ने भी ट्रस्ट किया, और ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसपे आज आपके मुल्क का हर टैक्स पेयर सिवाय 10 खानदानों के ट्रस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी हर चीज अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुल जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मुसर्रत, वजीर आजम इमरान खान ने खुद कितने पैसे जमा कराए कोरोना फंड में? देखिए, वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपनी सैलरी भी दी, और उसके अलावा जो कितने पैसे जमा कराए? मैं कह रही हूँ ना, उन्होंने अपनी सैलरी दी है। और जहां तक रहेगी बात, नहीं ये आप पर्सनल हो के नहीं, ये पर्सनल बात नहीं है, ये पर्सनल बात नहीं है। अवैध, मेरी बात सुन लो ना, मैं आपको बता तो रही, सुनो आप मेरी बात सुने। और मैं तो ये अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे कहूँ, पूछूं कि आपने कितने पैसे दिए। इमरान खान साहब के पास क्रेडिबिलिटी, अपना नाम है, उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जान, सब कुछ इस मुल्क पे निछावर किया हुआ है। उस वजीर आजम ने इस मुल्क से कमाया कुछ नहीं है, लगाया है। और अगर आज करोड़ों रुपए इस मुल्क को मिल रहे हैं, वो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे मिल रहे हैं कि फैसला लेती जाके खुद दे रहे हैं। और तमाम मुखय्यर हज़रात, जिसमें उलमाए किराम है जो वाकई फंड रेजिंग अपने लिए करते हैं, जिनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सहारा ट्रस्ट है, वो अपने लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने भी करके असलम रईसानी का नाम सुना है आपने मुसर्रत? असलम रईसानी का नाम सुना है आपने? असलम रईसानी का नाम सुना है आपने? साबिक वजीर आला थे बलोचिस्तान के। आप बात करें ना, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 2 वजीर आजम होने चाहिए, एक इंतजामी मामला चलाने के लिए और दूसरा मांगने के लिए। देखिए, ये वो बदबख्त और बदकिस्मत लोग हैं जिनकी, मेरा नहीं, मैं एक बहुत बड़ी बात करने वाली हूँ कि इनकी नस्लों ने, पता नहीं इनकी कब्रों पे फातिहा भी पढ़नी है कि नहीं। जिन्होंने जिन नस्लों के लिए लूट के बैठे हैं, ये वो करप्ट माफिया है जिनको इस चीज की कि किसी के लिए मांगना कितनी बड़ी अहमियत रखता है। मैं और आप बहुत बड़े शरीफ ईमानदार होंगे, लेकिन जरा बाहर निकल के किसी के लिए, किसी की जरूरत के लिए झोली उठा के देखें, आपको पता लग जाएगा कि कितना तकलीफ दे अमल। और प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद अगर एक शख्स कर रहा है, पाकिस्तान की ये सबसे सुनहरी दौर है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दुनिया में सबसे बड़ा फंड रेजर है। और अगर वो दुनिया में अगर आज भी नंबर 1 पे फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी क्रेडिबिलिटी है। और याद रखो, जो ओवरसीज लोग हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो क्रेडिबिलिटी के अलावा किसी को दुनिया में पहले नंबर पर फंड रेजिंग हो रही है, और दुनिया में पहले नंबर पर एक अनलॉक्ड लॉकडाउन भी इंपोज किया जा रहा है कि आप लोगों को भूखा नहीं मार सकते। आप फंड्स भी जमा कर रहे हैं ताकि लोग भूखे ना मरे, और आप लॉकडाउन में भी नरमी कर रहे हैं ताकि लोग भूखे ना मरे। यस सर, हम करेंगे। उसकी वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है, डॉक्टर्स ने खबरदार किया है। अच्छा अवैध, उसकी वजह यह है कि आज आपकी सारी वेस्टर्न वर्ल्ड उस पैटर्न पे जा रही है जो इमरान खान साहब ने पहले दिन से अपनाया। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को सारी दुनिया, अमेरिका समेत सब मानने जा रहे हैं। तो हम पैरेलल वर्किंग कर रहे हैं, हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम एक चीज पे बिलीव नहीं करते। हम उन लोगों को फीड भी करेंगे जो बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हो गए, और हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों की छोटी छोटी रोजगार जो प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करके, मेरा मानना है कि फिर चैनल्स भी बंद हो जाने चाहिए। आप प्रोग्राम कर रहे हो ना एहतियाती तदाबीर के साथ, किसी तरह वो लोग भी अपनी रोजी रोटी, जो पार्शियल लॉकडाउन हम जिसको कह रहे हैं, उनको भी हम इजाजत नहीं। आप चैनल्स बंद कर दें, हम नहीं आएंगे ऑफिस। मुसर्रत, आप फैसला करें, आप लोग गवर्नमेंट में हैं, आप लोग गवर्नमेंट में हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। चल रहे हैं ना एहतियाती तदाबीर को फॉलो करके, आप लोग अपना अच्छे से काम कर रहे हो। तो फिर एहतियाती तदाबीर के साथ इसका मतलब है पूरी दुनिया में चैनल्स चल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कंप्लीट लॉकडाउन भी इंपोज किया गया। मुसर्रत, नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि एहतियाती तदाबीर के साथ कोई भी काम किया जा सकता है। तो फिर खोले ना सारे कारोबार, लोगों को क्यों तंग कर रही हैं? अवैध मेरी दो तीन बातें सुन ले। अगर आपने वन साइडेड प्रोग्राम खुद ही जवाब देने हैं तो फिर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एहतियाती तदाबीर के साथ सारे बिजनेसेस खोल दिए जाए ना। देखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता करके खोलेंगे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस वक्त क्या खोलना है। उसकी वजह ये है कि ये जज्बाती होने का, ना हमने किसी की वजह से, अपनी जाती वजह से बंद किए हैं, ना हमने अपनी जाती वजह से खोलने हैं। यहाँ पे इस मुल्क की प्रायोरिटी क्या है? हमारे लिए अवाम की जिंदगी है, और वो जिंदगी दोनों तरह से हमने बचानी है। लोगों को हमने, देखे, आप एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, 1200 अरब रुपए की आपकी खाली गंदुम है, आपके पास कोई 15 करोड़ के लगभग का आपका लाइफ स्टॉक है। क्या हम उन जानवरों को मरने देंगे? आपकी 60% पॉपुलेशन अवैध देहातों में बैठी है। मुमकिन नहीं है कि वहां पे लोगों को हम गन पॉइंट पे घरों में बंद कर दें। तो इसलिए पार्शियल लॉकडाउन है, इसी तरह ही ये चलेगा।
थोड़ी थोड़ी जहां जिस वक्त सख्ती करने की जरूरत आएगी हम सख्ती करेंगे, लेकिन जिन इलाकों में जरूरत होगी वहां करेंगे। हम पूरे मुल्क को कंप्लीट लॉकडाउन नहीं अच्छा, ये बताइएगा कि पूरे मुल्क को तो कंप्लीट लॉकडाउन कभी भी नहीं किया गया और ना कोई ये चाहता है कि कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए, ना इस वक्त तुर्की की तरह यहां पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है, ना या मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकरमा की तरह कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जिसकी वजह से अफोर्ड नहीं करते। ठीक है, हम लोग अफोर्ड नहीं करते। लेकिन ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर 15 अप्रैल तक, जब तक एक ज्यादा सख्त लॉकडाउन था, रोज के 150 केसेस रिपोर्ट होते थे। 15 अप्रैल के बाद रोज के 700, 800, 900 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं मुसरत। उसकी वजह यह है कि आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर बढ़ना है, उसको बढ़ने से हम कंट्रोल तो कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन इसकी अगर हमें ये पता हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये 2 महीने की गेम है, तो हम हर तरह इंश्योर कर देंगे कि हम 2 महीने तक लोगों को फीड कर लेंगे। लेकिन जब ये 6 महीने की बात है, 8 की बात है, साल लगना है, ये अभी तक अब हाँ है, किसी को क्लैरिटी नहीं है। तो वैसे 22 करोड़ लोगों में, जिसमें आपकी बहुत बड़ी तादाद, करोड़ों की तादाद में लोग गरीब हों, और फिर जो हमारे सर्कमस्टांसिस है उनके लिहाज से हम फैसला साजी कर रहे हैं, हर चीज को मद्देनजर रख के। जहां जरूरत पड़ेगी कि सिचुएशन इस तरह की है कि हमें जरा मजीद सख्ती करनी है, वो हम करेंगे। जिन एरियाज में रिलैक्सेशन दे के चीजें अंडर कंट्रोल रखी जा सकती है वो हम करेंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज जो जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आए हैं, 41 अशिया की जखीरा अंदोजी पर सख्त सजाओं का ऐलान किया गया है, आज की तारीख से पहले इनकी जखीरा अंदोजी की कानूनी इजाजत थी? एब्सोल्युटली नॉट। कभी भी कानूनी इजाजत नहीं थी, लेकिन इतने सख्त सजाएं और इतने सख्त कवानीन नहीं थे। मैं आपको बताऊं कि अब ये इंशाल्लाह जो आपकी लेजिस्लेशन आई है, आप देखेंगे कि इसको हम एज इट इज इम्प्लीमेंट करेंगे, जीरो टॉलरेंस दिखाएंगे कि पूरे का पूरा उनका माल जब्त होगा और बगैर जमानत के, यानी कि नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी होगी, उसके लिए वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। जो बंदा इनकी मुखबरी करेगा कि यहाँ पे ये जखीरा अंदोजी की हुई है, 10% ऑफ टोटल अमाउंट उसकी जो भी वर्थ बनेगी, उस जो भी उन्होंने माल जखीरा अंदोजी की होगी उसको मिलेगा, जो बताएगा। बिल्कुल ठीक है। ये आज के ऑर्डिनेंस की शिकें हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि 3 साल तक की सजा हो सकती है, 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, निस्फ माल जब्त हो सकता है, जुर्माना नहीं, निस्फ माल जब्त हो सकता है, 10% इनाम भी दिया जाएगा। जी, अवैध 50,000 जुर्माना नहीं है, जुर्माना 50% ऑफ दैट अमाउंट, वो जो भी वर्थ। अच्छा, इससे पहले, आज के ऑर्डिनेंस से पहले क्या सजा थी जखीरा अंदोजी की? ऑर्डिनेंस से पहले तो ये देखें ना, इसमें कानून में गुंजाइशें थी कि पकड़ लिया जखीरा अंदोजी, क्या सजा थी? सजा क्या थी? कोई खास सजाएं नहीं थी। नहीं, आपको नहीं पता? मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई खास सजाएं नहीं। अगर वो सजाएं होती तो आज के ऑर्डिनेंस की जरूरत पेश ना आती। जिस तरह से चीनी बहरान से लोग गुजरे, गंदम और आटे के बहरान से लोग गुजरे, इस किस्म का ऑर्डिनेंस तो तब आना चाहिए था ना मुसरत? देखें, बेसिकली ये तो पैरेलल हम देखें, हमने तब भी, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, हम इस माफिया के साथ सख्ती से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे किसी हद तक एग्री करती हूँ कि ये वाला ऑर्डिनेंस बहुत पहले आ जाता तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि हमारे पास असेंबली भी मौजूद है और हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है। चले देर आए दुरुस्त आए। नहीं, असेंबली की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस का मतलब यह है कि आप असेंबली को बाईपास कर रहे हैं। आप असेंबली को नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी मुसरत। मैंने ये पूछा है कि असेंबली की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस का मतलब असेंबली को बाईपास करना होता है। बगैर किसी जमहूरी डिबेट के आप एक ऑर्डिनेंस इंपोज कर देते हैं सदर मुमलिकत की जानिब से या गवर्नर की जानिब से। आपने मुल्क को एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं। जो सर्कमस्टांसेस है और फिर जो असेंबली के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं, वो मुझे पता है कि वो उनका ताल्लुक किस ग्रोह से है, किस ग्रुप से। मैं फिर वही पहले टॉप। बिल्कुल ठीक है। एक बात बताइएगा मुसरत के रमजान के हवाले से हुकूमत पंजाब ने क्या खास इंतजाम किए हैं? देखिए जी, पंजाब की जो गवर्नमेंट ने जो इनिशियली जो हमने स्टेप्स डिसाइड किए हैं, कुछ उसमें से ले भी लिए हैं। एक तो ये कि रमजान बाजार नहीं लगाए जा रहे, सब्सिडी वाली जो मार्केट्स हैं वो हम दे रहे हैं थ्रू कैश सब्सिडी। एक तो ये बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वी विल ट्राई
कि सहरी और अफ्तारी ये इनिशियली ट्रायल बेसिस पे होगा। अगर ये चीजें लोगों ने जो भी SOPs हम तय करते हैं वज़ा करेंगे, उन पे अमल करेंगे तो ये चीजें आगे चलेंगी, एक्सटेंड होगी, वरना फिर हमें सख्ती करनी पड़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में मुसरत 40 से 50 लाख लोग निजी मुलाजमतों से महरूम हुए हैं पंजाब में। उनके लिए हुकूमत कुछ करने का इरादा रखती है? ये लोग मांग भी नहीं सकते। आई टोटली एग्री, यही तो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो सारे लोगों को समझनी पड़ेगी कि हमारी लिमिटेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। हम लोगों ने तमाम प्राइवेट सेक्टर को ये अपील भी की हुई है कि हम उन्हें टैक्स में छूट देंगे, कर्जों में भी आपको पता है हम कर्जे भी दे रहे हैं लोगों को सैलरीज देने के लिए, और इंटरेस्ट रेट कितना ज्यादा कम किया है, यू नो दिस। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ऐसी ट्रेजेडी है बिकॉज जो पूरी दुनिया फेस कर रही है। इट्स अ ग्लोबल ट्रेजेडी। पूरी दुनिया में इतने बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई जितनी अब। अच्छा मुसरत, ये बताइएगा कि वजीर आला पंजाब जब हेलीकॉप्टर से फजाई मुआयना करते हैं लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, तो एक कैमरे की आंख उनको हमेशा कैप्चर कर रही होती है। वजीर आला पंजाब किसी शहर के दौरे पर जाते हैं तो एक कैमरा उनको कैप्चर कर रहा होता है, और उस कैमरे में लोग देखते हैं कि उनके साथ बहुत ज्यादा लोग उनके आगे पीछे होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, और फिर हुक्मरान अपील करते हैं लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। देखिए, एक तो ये कि कैमरे की तो आंख आपको पता है कि मैं भी अपने हलके में निकलती हूँ, तो अब ये इट्स डिजिटल वर्ल्ड, ये मीडिया का दौर है। इसमें जो जितने भी हाई प्रोफाइल मूवमेंट्स होती हैं उसको कैप्चर तो किया ही जाता है। CM साहब खुद थोड़ा कहते हैं कि मेरे ऊपर कैमरा रखो, लेकिन ये कैमरे की रिक्वायरमेंट होती है, ये कैमरे की मीडिया की जरूरत होती है कि वो जब भी प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला निकले तो उनको कवर करे। दे नीड दैट न्यूज, और उधर क्या हुआ, तो वो तो ये उसका जवाब हो गया। जहां तक रहेगी बात सोशल डिस्टेंसिंग का, बहुत हद तक स्टाफ को डाउन साइज किया गया, उधर भी कोशिश की जाती है कि डिस्टेंस रखा जाए। लेकिन आपको पता है कि जब वज़ीर आला साहब तशरीफ लेके जाते हो तो फिर जो लोकल वहाँ की लीडरशिप है वो भी, बाकी जहाँ तक अगर आप उनका पर्सनल स्टाफ या वो देखें तो वो बहुत चंद आपके इल्म में ये बात आई थी मुसरत के पिछले 3 दिन पहले साहिवाल के DPO के एजाज में एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई, बिल्कुल शादी की तरह बैंड बाजा बारात बजाया गया, पूरे इलाके की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहां पर जमा थी और दफा 144 की धज्जियां उड़ाई गई? जी ये मैंने मीडिया के थ्रू ही सुना। कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर, कोई कार्रवाई नहीं हुई, खामोश। अफसोसनाक सिचुएशन है कि हम तमाम लोग, मैं अपने समेत कह रही हूँ, लेजिस्लेटर, हमने कानून बनाना होता है, ये एग्जीक्यूटर है, तो हमें खुद भी इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। वजह से लोग अमल नहीं करते। मुसरत हम पे ये इल्जाम लगाता है कि हम गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं। मैं लोगों का सेंटिमेंट आप तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग जब शिकवा करते हैं कि लोग नहीं अमल करते, तो लोग कहते हैं कि ये लोग तो खुद अमल नहीं करते, तो हम क्यों अमल करें? देखिए, मैं तो आपसे एग्री कर रही हूँ कि हम लोग रोल मॉडल के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं, तो हमें उन चीजों को देखना पड़ेगा कि जिन्होंने खुद कानून की पासदारी करवानी, अगर वो ही नहीं कर रहे तो ये गलत बात है। इसीलिए आगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया मुसरत जमशेद चीमा, आपने बहुत तहम्मुल से उन तमाम सवालात के जवाब दिए जो लोगों के जहनों में है, जो लोग सोशल मीडिया पर किसी हुकूमती नुमाइंदे के साथ पूछना चाहते हैं कि अगर एक जानिब इमदाद भी तकसीम होनी है तो लोगों को घरों में बैठना चाहिए, और अगर लोग घर में नहीं बैठ सकते तो इमदाद के पैसे किसी बेहतर काम पर खर्च हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। आज एक दिल दहला देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कराची प्रेस क्लब में। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे उसमें मौजूद थे, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन वहां पर मौजूद थी, और इन तमाम डॉक्टर्स की तंजीमों का एक ही मुतालबा था कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए। जब से 15 अप्रैल से लॉकडाउन को नर्म किया गया है, कोरोना केसेस में 30% इजाफा हुआ है। इन डॉक्टर्स ने कहा कि हम बहुत अदब के साथ उलमाए कराम से यह भी गुजारिश करते हैं कि उन्होंने सदर मुमलिकत के साथ जो मुआहिदा किया है उससे रिव्यू करें, क्योंकि इस मुआहिदे पर अमल दरामद की सूरत में मजीद कोरोना केसेस फैलने का अंदेशा है। अब तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई ठीक से ऑफिशियल रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं, उसके अलावा जो हुकूमती तर्जुमान हैं, वो अपनी अपनी तय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अपना
मौक़िफ़ दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं प्रोफेसर असद असलम साहब, वाइस चेयरमैन हैं कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या मेडिकली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोरोना लॉकडाउन मजीद सख्त करने की जरूरत है, और आज कराची प्रेस क्लब में जो डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबात किए गए वो तिब्बी बुनियादों पर दुरुस्त हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत जो लॉकडाउन किया है वो बेसिकली लोगों को थोड़ी सी सहूलत देने के लिए किया था, ताकि वो अपने जरूरत की चीजें लेने के लिए बाहर जा सकें और लेके फौरन वापस आ सकें। लोगों ने मफहूम को सही तरह समझा नहीं और वो टोलियों की शक्ल में बाजारों में जाने लगे हैं। गाड़ियों में 4-4 लोग जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर 2-2, 3-3 लोग जा रहे हैं। तो उससे जो रिलैक्सेशन जिस मकसद के लिए दी गई है वो बिल्कुल बहुत हो जाती है। नहीं, जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें थी प्रोफेसर साहब, वो तो 15 अप्रैल से पहले भी एक स्केड्यूल के तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मिलती थी। 15 अप्रैल के बाद मखसूस सनतों को, मखसूस ऑफिसेज को एग्जेम्पशन दी गई और उन्हें अपने बिजनेसेस रिज्यूम करने की इजाजत दी गई, जिसके बाद बकिया बिजनेसमैन सरापा एहतजाज बन गए कि हम क्या सौतेले हैं। देखिए, उन्होंने यहाँ पर साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि आप पूरे स्टाफ को ना बुलाएं। अगर किसी जगह 100 लोग काम करते हैं तो उसमें से 30 या 35 लोगों को बुला लें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो सके और कारोबार भी चल सके। लेकिन लोग उन्होंने इसका मफहूम नहीं समझे। वो उसी तरह जॉब पर जॉब टोलियों की शक्ल में बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, जो नुकसान हो सकता है। नहीं, इसका मतलब यह है कि जो डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबा किया गया है कराची प्रेस क्लब में, आप उस मुतालबे की हिमायत करते हैं कि लॉकडाउन को मजीद सख्त होना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर लोगों ने ऐसे ही रवैया इख्तियार किया तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दें। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो स्वीडिश मॉडल है हर्ड इम्यूनिटी का, जिसमें एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंपोज नहीं किया जाता, लोगों को एक्सपोज किया जाता है वायरस से कि जो यंगस्टर्स हैं, जो सेहतमंद लोग हैं, वो इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करें और जो बूढ़े हैं उनके ऊपर जो तिब्बी वसाइल हैं वो खर्च किए जाएं। इसके ऊपर आप कोई राय देना पसंद करेंगे? जी, वो हर्ड इम्यूनिटी कब होती है कि जब 2/3 कम्युनिटी एक डिजीज में मुब्तला हो जाए, तो तब आप बाकी लोगों को वहां पर जाके एक्सपोज कर दें। तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोगों को इसी हर्ड इम्यूनिटी की जानिब ले जाना शुरू कर दिया ना डॉक्टर साहब? नहीं, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी इंटेंशन नहीं की। ये लोगों ने खुद ही अपने आप को इस तरह करना शुरू कर दिया है और लोगों कतन गवर्नमेंट की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। और मैं बताया किसी कम्युनिटी में 2/3 लोग मुब्तला होंगे बीमारी में, तो तब जाके जो हर्ड इम्यूनिटी होती है। यानी ये स्वीडिश मॉडल गलत है, स्वीडिश मॉडल गलत है। जहाँ पर बहुत ज्यादा कम्युनिटीज में ये पाया जाए, बहुत कम कम्युनिटीज हैं जो जिनको पूरा ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जैसा सिकंदरियाबाद लाहौर में है या रायबंड है। बाकी कोई ऐसा एरिया मतलब लाहौर में नहीं है कि जिसको पूरा कॉर्डन ऑफ करने की जरूरत हो। तो हर्ड इम्यूनिटी हर जगह पर नहीं दी जा सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सहर से लेकर अफ्तार तक सारे दिन का जिस जिस्म ने रोजा रखा होता है, क्या कोरोना वायरस के खिलाफ उसकी कुव्वत मुदाफियत कम होती है या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। हाँ, जो बीमार शख्स हैं उनको रोजे रखने में जरा एहतियात करनी पड़ेगी, मेडिकल एडवाइस के मुताबिक करें। बाकी रोजा एक जिस्म की ओवरऑलिंग है, वो मेरा तो ख्याल है जो रोजे रखते हैं उनकी सेहत पहले से बेहतर हो जाती है, तो ऐसा उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा कोरोना वायरस के। खुदा खाता से बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाए। और जब गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, आपके जिल्द के मसामों से बहुत ज्यादा पानी निकल जाता है, तो उस सूरत में भी जो एक आम सेहतमंद आदमी अपने आप को काफी ड्रेन आउट महसूस करता है, और अगर ऐसे में वो वायरस से एक्सपोज होता है तो मामला क्या वैसे ही रहेंगे? देखें, लॉकडाउन इस मौके पर काफी काम आएगा। बगैर वजह के आप घर से ना निकलें, तो लॉकडाउन डिहाइड्रेशन से भी बचा देगा आपको। नहीं, उससे रोजे का मकसद तो ये होता है ना कि आप कोई चीज बर्दाश्त करें, आप सख्ती बर्दाश्त करें। अगर आपने घर में सहरी करने के बाद सारा दिन सोकर या टीवी देखकर गुजारना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ बर्दाश्त नहीं किया। जी जी, नमाज पढ़नी चाहिए, इबादत करनी चाहिए रोजों में। और बाकी जो दफ्तर जो लोग अस्पतालों में काम करते हैं, दफातर भी अभी तो नहीं पूरे खुले, ज्यादातर लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं। तो
इस इबादत को पूरे मौके को फायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि डिहाइड्रेशन से कोई बॉडी की रेजिस्टेंस तो कम नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि पुराना खाता किसी को डिहाइड्रेशन। अच्छा, कोरोना के हवाले से अब तक जो अमवात रिपोर्ट हुई हैं, 212 अमवात हुई हैं, 10,076 केसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो ज्यादातर उन मरीजों की अमवात है, ये 2% मोर्टेलिटी रेट है, जो ऑलरेडी प्री डिस्पोजिंग अमराज में मुब्तला थे। किसी को शुगर का मर्ज था, कोई गुर्दों के मर्ज में मुब्तला था, किसी को कोई और बीमारी थी। तो ये जो सारे बीमार लोग हैं जो पहले एहतियाती तदाबीर के साथ रोजे रख लिया करते थे, क्या इस वबा के दिनों में भी उसी तरह एहतियाती तदाबीर के साथ रोजे रख लें डॉक्टर साहब? देखिए, अगर तो सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन और इन बीमारियों के साथ अगर पहले भी वो रोजे रखते थे और साथ सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल तो कोई हर्ज है कि वो रोजा रख सके। अच्छा, ये बताइएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान के लोगों के लिए नया है। वो ज़हनी तौर पर इसे तस्लीम करने पर आमादा नज़र नहीं आते। आपके फैमिली रिलेशंस होते हैं, आपके सोशल रिलेशंस होते हैं, और अगर आप लोगों को कहे कि इन वबा के दिनों में हमें उस डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, तो अक्सर लोग बुरा भी मान जाते हैं। तो ये तो एक ऐसा मामला हुआ कि एक जानिब कुआं है और दूसरी जानिब खाई है। डॉक्टर साहब देखें, इस वबा की वजह से खाना काबा और मस्जिद नबवी तक बंद कर दी गई। ठीक है ना, इससे बड़ी और क्या मिसाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का, कि खाना काबा और मस्जिद नबवी को बंद करना पड़ा। सऊदी अरब की तमाम मसाजिद बंद की गई, उसके अलावा बेतहाशा इस्लामी ममालिक में तमाम मसाजिद बंद हैं। अगर अल्लाह ताला के घर और रोज़ा रसूल पर जाने से रोका गया है, तो अगर किसी रिश्तेदार और दोस्त के घर नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनसे बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में, खाना काबा और रोज़ा रसूल से ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कोरोना के खिलाफ इस तरह की भी इतलात सामने आ रही हैं चीन से, उसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से, कि वहां पर कोई वैक्सीन तैयार की गई है जिसके बहुत जल्द ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हम कितने करीब हैं वैक्सीन के? जी, मैंने भी जिस तरह आपको इत्तला मिले, मैंने भी खबरों में टीवी के जरिए देखा है कि कल वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कल वो ट्रायल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए तो बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और जितनी इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, अल्लाह ताला हमें मज़ीद ज़ाया होने से बचाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन होती है ये सिर्फ सेहतमंद इंसानों को बीमारी से बचाती है, जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड होते हैं उनके ऊपर काम नहीं करती है? ये बिल्कुल, ये प्रिवेंशन के लिए तो और लोगों को इस बीमारी में मुब्तला होने से बचाएगा। जिस तरह मीजल्स है बच्चों को देते हैं, BCG है, ठीक है, तो सारी जो EPI की जो वैक्सीनेशन है बच्चों को बीमारियों से बचाती है। बिल्कुल ये वैक्सीन भी जो सेहतमंद लोगों को कोरोना में मुब्तला होने से बचाएगी। तो यहाँ तो तिब्बी रिसर्च के फिर दो शोबे हुए ना, कि एक शोबा तो वैक्सीन के ऊपर काम करे और दूसरा शोबा वो मरीज जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं इस वायरस से, उनके लिए इलाज ढूंढे, और वो उस इलाज के ऊपर भी डॉक्टर साहब काम हो रहा है, डेवलपमेंट। बिल्कुल जी, प्लाज्मा थेरेपी पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। पेशेंट जो सेहतयाब होकर घर चले गए हैं उनसे रब्ता कर लिया गया है, वो लोग तैयार हैं अपना प्लाज्मा देने के लिए। तो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह कराची में और लाहौर में ये प्लाज्मा थेरेपी भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बंदे की डोनेशन से जो प्लाज्मा इकट्ठा होता है डॉक्टर साहब, वो कितने पेशेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं? ये मैं इसके मुतल्लिक आपको जवाब नहीं दे सकता, ये कोई बेहतर आपको फिजिशियन ही इसका मौसर जवाब दे सकेंगे। मैं कोई शायद गलत चीज आपको कोट कर। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया कि पूरी दुनिया में कुछ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात की जा रही है, एंटीवायरल ड्रग्स की बात की जा रही है, प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही है। क्या इस हवाले से जो मरीज सेहतमंद हुए हैं उसे हम क्या एक चांस कह सकते हैं, या उस मैडनेस के पीछे कोई मेथड भी था? जी देखिए, ये मैं इसके मुतल्लिक आपको जवाब दे सकता हूँ। आप देखिए, हम जब MBBS पढ़ते हैं किताबें फार्माकोलॉजी, उसमें भी क्लोरोक्विन का जिक्र है, और उन किताबों में भी इस दवाई का वायरस के ऊपर असर का जिक्र है कि वो कैसे वायरस को तबाह कर सकता है। इसके बाद चाइना में जब वबा फैली, उन्होंने क्लोरोक्विन को इस्तेमाल किया और अपनी सक्सेस स्टोरीज को हमारे साथ शेयर किया, पूरी दुनिया के साथ शेयर किया। हमारे उस चाइनीज एक्सपीरियंस और हमारे इस नॉलेज, मेडिकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए
हमारे जो फिजिशियन हैं, हमारी जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप क्लोरोक्विन इन पेशेंट को शुरू कराएं। और मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि हम जिनको भी हमने शुरू कराया वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हुए और किसी पेशेंट में हमने लेकिन क्लोरोक्विन का या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का प्रोफाइलेक्टिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स इसका भी मशवरा दे रहे हैं कि उसका प्रोफाइलेक्टिक इस्तेमाल किया जाए। जी हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया प्रोफाइलेक्टिक के लिए, क्योंकि इसमें एहतियात भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये इस ड्रग का हार्ट पर भी साइड इफेक्ट होता है और ये दवाई अस्पताल में रह के और डॉक्टरों की जेर निगरानी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसके अलावा G7 ममालिक की जानिब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बरवक्त एडवाइजरीज जारी नहीं की, बरवक्त इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। उन्होंने WHO की फंडिंग भी रोक दी है। क्या आप इन इकदाम की तायीद करते हैं? देखिए हमारा तो बड़ा मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है WHO के साथ पाकिस्तान में। वो पहले दिन के साथ हमारे साथ राब्ते में है और हमें हर जगह उन्होंने गाइड किया ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। तो मैं तो किसी तरह इस चीज से मुत्तफिक नहीं हूँ कि उनका रोल के मुनासिब नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ के इस मर्ज की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हमारी मदद की। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त खास तौर पर पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में जहां जहां कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, क्वारंटीन सेंटर्स में इन पेशेंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है या सस्पेक्टेड लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है, वहां डॉक्टर्स के पास, तिब्बी अमले के पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मुनासिब मिकदार में मौजूद है? देखिए इस वक्त मैं आपको मेयो हॉस्पिटल, एक्सपो सेंटर जहाँ पर 1050 बेड है, मेयो हॉस्पिटल में 400 बेड मुख्तसर किए गए इसके लिए। PKLI में जहाँ 400 बेड हमने मुख्तसर किए हैं। इस वक्त हमारे पास अगले 15 दिन का स्टॉक मौजूद है PPEs का, और हुकूमत ने कहा है कि जब आपके पास 3 दिन का स्टॉक रह जाए आप हमें दोबारा कह दें, हम आपको अगले 15 दिन का भी स्टॉक इशू कर देंगे। हमें किसी किस्म की कोई कमी का सामना करना नहीं पड़ रहा। अच्छा ये जो PKLI के अंदर क्वारंटीन बनाया गया है, इसके मामला भी आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जो हम PKLI, मेयो हॉस्पिटल, एक्सपो सेंटर, हम 3 हॉस्पिटल मिलके ही सारे कोरोना के पेशेंट को, तो ये जो यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दिया जा रहा, पैरामेडिकल स्टाफ जो है एक्सपोज हो रहा है। एक लाहौर के अंदर एक्सपो सेंटर लाहौर के एक डॉक्टर में और उनकी फैमिली के 7 मेंबर्स को ये वायरस मुंतकिल हुआ, ये सब प्रोपेगेंडा है। देखिए एक्सपो सेंटर में तो अल्लाह का शुक्र है, किसी ना एक्सपो सेंटर में, ना मेयो हॉस्पिटल में, ना PKLI में अभी तक अल्लाह का शुक्र है किसी डॉक्टर को, एक डॉक्टर को भी कोई कोरोना में। अच्छा ये जो एक्सपो सेंटर में फैसिलिटी बनाई गई है, कुछ लोगों का कहना है कि इसको फील्ड हॉस्पिटल कहना गलत है। ये एक ज्यादा से ज्यादा एक क्वारंटीन की जगह है, क्योंकि हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट होता है, सिक्लूडेड रूम्स होते हैं, वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करते। आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, जैसे हॉस्पिटल का जो शुरू का जो कॉन्सेप्ट होता था, नाइट एक वार्ड में एक साइड पर एक नर्स बैठते थे और सारे वार्ड को देखते थे। एक्जैक्टली वो ही रेप्लिकेट किया गया है। यहाँ जितने पेशेंट्स हैं उनको दिन में 3 मरतबा उनके वाइटल्स रिपोर्ट किए जाते हैं। डॉक्टर दिन में 3 दफा शिफ्टों में जाके उनसे पूछते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनके। और इन तमाम फैसिलिटीज के लिए डॉक्टर साहब जो सामान एक्वायर किया गया वो बगैर किसी टेंडर के किया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी चीजें जो जहाँ पर जो पार्टीशन वगैरह क्रिएट बनाई गई, जो रखा गया, वो सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किया। और हमने जो सामान वहाँ पर अभी तक दिया है वो बाकायदा कोटेशन लेके उनको दिया। जहाँ तक बाकी मशीनरी का ताल्लुक है, उसने मेयो हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दी। वहाँ पर जो मॉनिटर्स हैं, डिफिब्रिलेटर्स हैं, और कुछ हम इन प्रोसेस हैं। आज भी मीटिंग हुई है, जब तक उनका पूरा प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा हम बाकी मशीन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असद असलम साहब, तफसील से उन तमाम इकदामात का जिक्र कर रहे थे जो गवर्नमेंट मेडिकल सतह पर इस वबा के ऊपर काबू पाने के लिए कर रही है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान की आमद है और हमेशा की तरह मुनाफाखोर एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो गए हैं। अफगान ट्रेड के ऊपर असरात पड़ने की वजह से सब्जियों और फलों की कीमतें कम हुई थी, लेकिन अब उनमें भी बतदरीज इजाफा होना शुरू हो गया है। फल 50 रुपए फी किलो तक और लीमू 90 रुपए फी किलो तक महंगे हो गए हैं और किसी किस्म का गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ नाम तक महदूद हैं और इस मरतबा रमजान बाजार भी नहीं लगाए जा रहे और जिस कैश रिलीफ के बारे में बात की जा रही है उस कैश रिलीफ का वाज़े निज़ाम अब तक खुद इंतजामिया के लोगों को भी नहीं पता, सिर्फ इस लफ्ज को बार बार दोहराया जा रहा है। मेरे साथ बात करेंगे इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मलिक सोनी साहब, सदर हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स फेडरेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रमजान की आमद से पहले पहले ये वबा के दिन थे, इन दिनों में तो सब्जियां फल सस्ते होने चाहिए थे, हमेशा की तरह इस मर्तबा भी लिहाज नहीं किया ताजिरों ने। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब वाली। सब्जी और फ्रूट जो है वो तो खैर आजकल जो है क्योंकि लॉकडाउन में मंडियाँ तो खुली हैं, लेकिन आजकल सारा बोझ जो है वो मंडियों पर पड़ गया है, क्योंकि जो अदर लेबर और जो इंडस्ट्रियों के फैक्ट्रियों के और जो बाजारों के जो लेबर और मुंशी वगैरह और जितने भी मजदूर अहलकार वगैरह थे वो भी सारे आकर मंडियों में ही काम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मंडियों की वजह से उनको रोजगार। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि कहां से लोग आकर मंडियों में काम कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि इन दिनों तो वबा के दिन है, कोरोना फैला हुआ है, लोग इस वक्त हैंड टू माउथ गुजारा कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। एहसास राशन प्रोग्राम लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, ऐसे में रमजान करीब आते ही एक मरतबा फिर से सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा क्यों? नहीं, इजाफा तो खैर नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केटें तो अभी और भी अच्छी हो जाएंगी। नहीं, केले 60 रुपए से 150 रुपए तक पहुंच गए, बच्चों की खाने की चीज है, उस पर भी कोई रियायत कर दें। देखें जी, कुछ तो बॉर्डर, जितने बॉर्डर बंद हो चुके हैं उनकी वजह से भी जो किसान बिरादरी है वो सब्जियां और फ्रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि बॉर्डर जब खुले हो तो मंडियों में माल आते हैं। हर साल रमजान की आमद से पहले किसी भी फलों और सब्जियों के ताजिर से अगर पूछा जाए तो उसके पास एक बड़ी सॉलिड वजह होती है बताने के लिए कि इस मर्तबा रमजान की आमद से पहले इजाफा क्यों हुआ। इस बार तो इजाफा हमने जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई है तो इस बार तो इजाफा हुआ ही नहीं है। तो मुझे तो ये इल्म नहीं है कि ये क्यों नहीं। अभी आप कह रहे थे कि इजाफा हुआ है क्योंकि बॉर्डर्स बंद हैं, अब आप कह रहे हैं कि इजाफा हुआ ही नहीं। अभी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बॉर्डर बंद होने की वजह से मंडियों में माल नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर है हम लोग जो ईरान से चाइना से फल इंपोर्ट करते थे वो नहीं आ रहे ना। अगर इजाफा होगा तो उस वजह से फिर होगा, अभी फिलहाल इजाफा नहीं हुआ। लेकिन ये आपकी बात ये है कि रमजान अल मुबारक के महीने में क्योंकि हम ये ऐलान करते हैं कि सब्जियों और फ्रूट में मुनाफे वगैरह कम किए जाएं और कीमतें एतदाल पर रखी जाएं, लेकिन इस बार बॉर्डर जितने बंद है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो उनकी वजह से रमजान अल मुबारक में सब्जी और फ्रूट और दीगर ज़रिए अजनास की कीमतों में जरूर इजाफा होगा। और इस इजाफे को रोकने के लिए आप लोगों ने कोई तजवीज़, कोई प्लान मुरतब किया है? हमने बार बार गवर्नमेंट को भी भेजा है, सिफारिशात भी भेजी हैं, हमारी सूबाई हुकूमतों ने भी सिफारिशात भेजे हैं और हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फेडरेशन है पाकिस्तान की FPCCI, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन भेजी है कि कम से कम फ्रूट और सब्जी और दीगर ज़रिए अजनास के लिए ये जितने भी बॉर्डर हैं वो खोले जाए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक सोनी साहब आपका। आपने बताया कि वो तमाम काम जो कि गवर्नमेंट कर सकती है उनमें सबसे अहम ये है कि इस तरह से बॉर्डर्स खोले जाएं कि सब्जियों और फलों की आमदोरफ्त शुरू हो ताकि उनकी कीमतें कंट्रोल में रखी जा सके। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।